मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस की नाक में दम कर ही रहे हैं, लेकिन अब इस मैदान में अखिलेश यादव भी उतर आए हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव भी इन राज्यों में बीजेपी विरोधी वोटों का ही बंटवारा करेंगे और इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन विधानसभा के चुनाव में आपस में ही जोर आजमाइश करेंगे। ऐसे में गठबंधन के अंदर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है और इसका सीधा असर सीट बंटवारों पर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी हो या अखिलेश यादव, दोनों की रणनीति कांग्रेस पर दबाव डालकर अपने हिस्से ज्यादा से ज्यादा वोटों को हासिल करने की है, ज्यादा से ज्यादा सीटों को हासिल करने की है। समाजवादी पार्टी की छत्तीसगढ़ यूनिट से जुड़े सूत्रों की माने तो सपा छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से करीब 40 पर अपनी किस्मत आजमाने का विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ सपा एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नुकसान कर सकती है। यहां सपा चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जीतकर भी हारने के बाद कांग्रेस को एमपी से बहुत उम्मीद है। वह राज्य की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है, लेकिन सपा यहां उसकी राह में रोड़ा बन सकती है। सूत्रों का कहना है कि सपा एमपी और छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर कांग्रेस पर प्रेशर बनाना चाहती है, जिसका फायदा वे लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सीट शेयरिंग वार्ता के दौरान करना चाहती है। सपा यूपी में इस समय बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की 2 रिजर्व सीटें विंध्य क्षेत्र में सीधी जिले की धोहनी और चितरंगी पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। ये दोनों ही सीटें यूपी की सीट हैं। अखिलेश यादव आने वाली 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं और यहां वो राज्य में सपा लीडरशिप से विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ सपा के एक नेता ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 25 सितंबर को रायपुर आ रहे हैं। हमने उनके भव्य स्वागत, एक छोटे रोड शो और कुछ पब्लिक मीटिंग्स के लिए पूरी तैयारी कर ली है। साल 2018 में सपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। ये सभी प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। राज्य के सपा अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने दावा किया कि उनकी पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी करीब 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। अब उनसे पूछा गया क्या इसका गठबंधन पर प्रभाव पड़ेगा, तो नवीन गुप्ता ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी छत्तीसगढ़ में बातचीत के बाद अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। उन्होंने कहा कि हम वहां प्रत्याशी उतारेंगे क्योंकि वहां हमारा भी दावा है, लेकिन हम कुछ करने से पहले बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर कोई भी फैसला गठबंधन को दिमाग में रखकर किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जब अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ आएंगे तब वे सीएम भूपेश बघेल से मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री भारतीय पत्रकार के सवालों से बचते खिसकते दिखे। एक पत्रकार ने जस्टिन ट्रूडो से उनके द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल किया तो जवाब देने की जगह ट्रूडो बचकर निकल गए। भारतीय पत्रकार ने 2 बार ट्रूडो से उनके हालिया बयानों और भारत के बचाव को लेकर प्रश्न पूछे, भारत के जवाब को लेकर प्रश्न पूछे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हंसते हुए अपने अधिकारियों के साथ आगे बढ़ गए। ट्रूडो पर अब यह दबाव है कि वो भारत के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के साक्ष्य दुनिया के सामने रखें। भारत ने रिश्तों में आई खटास के बीच कैनेडियाई नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में शामिल होने पहुंचे ट्रूडो से भारतीय पत्रकार योशिता सिंह ने सवाल किया था। योशिता ने भारत द्वारा उनके आरोपों को खारिज करने के बारे में प्रश्न पूछा, लेकिन वे खिसियाए ट्रूडो कोई उत्तर नहीं दे पाए। जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। निज्जर की इस साल जून में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो के लगाए गए आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था और कनाडा की आलोचना की थी। जस्टिन ट्रूडो की इस बचकाना हरकत के बाद कनाडा और भारत के संबंध काफी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में आने जाने वाले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनियां जारी की हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक लड़ाई के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी है और ये रोक अनिश्चित काल के लिए लगाई गई है। अभी इस बात की विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। कनाडा में वीजा सेवाएं देने वाली कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी दी है। कंपनी ने लिखा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए भारत का वीजा देने पर रोक लगा दी। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद नई दिल्ली स्थित कैनेडियाई दूतावास ने अपने यहाँ काम करने से भारतीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया था और उन्हें इसके लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया।
भारत और कनाडा ने एक दूसरे से अपने दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाए जाने का आग्रह किया। हालांकि बीते कुछ समय में कनाडा स्थित भारतीय दूतावासों के बाहर खालिस्तानी प्रदर्शन हुए और कनेडियाई सुरक्षा एजेंसीज मूक दर्शक बनी रहीं, जबकि भारत में ऐसा मामला सामने नहीं आया। कनेडियाई नागरिकों को भारत सरकार कब वीजा देना शुरू करेगी, इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं है। किसी भी देश का दूसरे देश के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगाना कूटनीतिक स्तर पर बड़ा कदम माना जा रहा है। आधार नंबर के बहाने दिल्ली के गरीब और वंचित बच्चों को सब्सिडी और लाभ से दूर रखने की केजरीवाल सरकार की कोशिशों को दिल्ली हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि वे बच्चों को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और न ही उन्हें मिलने वाले लाभों से वंचित कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश का निलंबन बरकरार रखा जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS वंचित समूह यानी DG और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN श्रेणियों के तहत शहर के निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के आधार को अनिवार्य किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा, किसी बच्चे की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। पीठ ने एस पुट्टास्वामी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का जिक्र किया और कहा कि सरकार का सर्कुलर पहली नज़र में संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने पहले सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। पीठ ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश ने अभी तक मामले पर अंतिम विचार नहीं किया है, इसलिए खंडपीठ ने अपनी राय नहीं दी। साथ ही आधार की अनिवार्यता को खारिज कर दिया। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका 5 वर्षीय बच्चे के पिता के द्वारा लगाई गई है। एकल न्यायाधीश ने कहा कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यदि वे अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि एकल न्यायाधीश सर्कुलर के पीछे इरादे और उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से समझने में विफल रहे। आधार कार्ड या आधार संख्या की आवश्यकता एक व्यावहारिक उद्देश्य को पूरा करती है, क्योंकि इस उद्देश्य डुप्लीकेट आवेदनों को खत्म करना और सरकार ने तर्क दिया कि ये निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में EWS DG श्रेणी के लिए प्रवेश प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए बनाई गई एक नीतिगत पहल है। इसमें कहा गया, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आधार को अनिवार्य करना बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि ये फर्जी पहचान के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले आवेदनों और प्रवेशों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। सरकार ने आगे कहा कि आवेदकों की गोपनीयता या सुरक्षा से समझौता करने का कोई इरादा नहीं है, वे सीधे आधार डेटाबेस तक नहीं पहुंच रही है और इसलिए निजता के अधिकार के उल्लंघन की कोई बात नहीं। हालांकि खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपील को खारिज कर दिया। लालू यादव लौंडा नाच देखकर अपना मन बहला रहे हैं। तेजस्वी यादव सहमे सहमे दिख रहे हैं और उनके प्रिय चाचा यानी नीतीश कुमार के रंग बदले बदले दिख रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले लालू यादव और नीतीश कुमार जिगरी भाई हुआ करते थे। राबड़ी देवी मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार का स्वागत करती थी और अब नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी पर बलिहारी थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार का अंदाज काफी अलग नजर आया। वहीं पास ही में खड़े डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खासा नाखुश दिखाई दे रहे थे। वजह यह कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो तेजस्वी यादव का करियर चौपट हो जाएगा। अब ये साफ साफ दिखने लगा कि चाचा भतीजे की ये सियासी जोड़ी कुछ दिनों की ही मेहमान है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने महिला आरक्षण के विधेयक को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम चाहते हैं कि इसे तेजी से लागू किया जाए। नीतीश ने कहा कि इसे तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, पता नहीं इतनी देर क्यों की गई। 2024 का क्या, इस बिल को तो तुरंत ही लागू कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है, तुरंत ही कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देर से लागू होगा, लेकिन जब भी हो जाए ठीक है, महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार से जब माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी हम कुछ भी नहीं कहेंगे। सब जानते हैं कि विपक्षी दलों में मुद्दों को लेकर अभी एकता बनी है, हम मिलते हैं।
बातचीत करते हैं और कुछ फैसले भी लेते हैं। वे सब आपको समय समय पर पता चल ही जाता है। हैरानी की बात यह थी, जब सीएम नीतीश कुमार से गठबंधन की भोपाल में प्रस्तावित रैली के रद्द होने के बारे में पूछा गया तो वे एकदम बेखबर नजर आए। नीतीश के इस बदले बदले अंदाज के साथ ही एक बात और नजर आई। वहीं पास में खड़े तेजस्वी यादव काफी उदास और नाखुश थे, जैसे कि तेजस्वी को बिहार की राजनीति में होने वाले संभावित बड़े बदलाव का अंदेशा हो गया हो। दिल्ली में आयोजित G20 समिट के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जिसका फोटो खुद पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जिसके बाद नीतीश के फिर से एनडीए में शामिल होने की सुगबुगाहट शुरू हुई, जिससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर नीतीश कुमार के प्रति बदले स्वर ने और हवा दे दी। वोट के लिए राहुल गांधी कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी अमेरिका जाकर ट्रक की सवारी करते हैं तो कभी हरियाणा के खेतों में जाकर फसल बोते हैं, कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाते हैं। इस किस्म का काम राहुल गांधी काफी पहले से करते आ रहे हैं। नोटबंदी के वक्त अपनी फटी हुई जेब दिखाना हो या फिर लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के साथ चलना, राहुल गांधी को अब तक इस किस्म की सियासी स्टंटबाजी से कोई खास फायदा तो हुआ नहीं, इसलिए अब वे कुली बन गए। फिल्मों में कुली बनकर अमिताभ बच्चन तो महानायक बन गए, लेकिन राहुल गांधी का करियर अब तक हिचकोले खा रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए, कुलियों वाली वर्दी पहनी, बिल्ला लगाया। उनके बिल्ले का नंबर भी 756 था। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की ये सियासी फिल्म हिट होती है या फिर फ्लॉप। कुलियों की परंपरा में कुली का बिल्ला पहनने वाला उसके परिवार का ही सदस्य होता है और उनके पेशे को आगे बढ़ाता है। पता नहीं राहुल गांधी किसके परिवार का बिल्ला लेकर गए थे, ये तो रेलवे के अधिकारी ही बताएंगे। राहुल गांधी ने सुबह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 756 नंबर वाला कुली का बिल्ला पहना तो वह कुलियों की उसे परंपरा के अहम हिस्से भी बन गए, जो कि बीते 150 साल से चलती चली आ रही है। फिलहाल राहुल गांधी की कुलियों से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा की बात हो रही है कि राहुल गांधी के लिए रणनीति तैयार करने वाली कांग्रेस पार्टी के जुड़े चुनिंदा नेताओं के मुताबिक अपनी इस मुलाकात की कड़ी में राहुल गांधी अभी और उन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं जो न सिर्फ रोज कमाने खाने वालों की श्रेणी में आते हैं बल्कि अपने भविष्य के लिए चिंता भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात कर 756 नंबर का बिल्ला लगाकर रेलवे स्टेशन पर सामान भी उठाया। करीब 9 साल पहले राहुल गांधी ने फरवरी के महीने में चुनावी घोषणा पत्र पर मंथन करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की थी। 11 फरवरी 2014 में भी राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान कुली संघ के तत्कालीन नेता सोनू यादव कहते हैं कि राहुल गांधी और केंद्र के मंत्री अजय माकन ने मुलाकात के दौरान उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना और उनसे अपनी सरकार के जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र पर चर्चा भी की थी। सोनू यादव कहते हैं कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नेताओं से जिक्र किया था कि कुली फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन का तो करियर संवर गया, लेकिन उनका अभी तक अंधकार में है। सोनू कहते हैं कि 2014 के बाद राहुल गांधी की सरकार ही नहीं आई, इसलिए उनके कुलियों के लिए किए गए वायदे तो पूरे नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाने वाला कनाडा अब दोनों देशों के रिश्तों को ही पटरी से उतार रहा है। भारतीय डिप्लोमेट को बाहर करने और फिर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करने जैसी हरकत करने वाला कनाडा अब अपने दूतावास से कुछ राजनयिकों को वापस बुला रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच कनाडा में पंजाब के एक और नामी गैंगस्टर का कत्ल हो गया। कनाडा के खुफिया सूत्रों के मुताबिक दविंदर बंबिहा के गैंग के सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या कर दी गई है। सुक्खा की हत्या अज्ञात लोगों ने गोली मार कर दी। सुक्खा की हत्या भी उसी तरह से हुई है जिस तरह से निज्जर की हत्या की गई थी। जानकारी के मुताबिक गैंगवॉर की वजह से सुक्खा का कत्ल किया गया। 2017 में सुक्खा फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से भागकर कनाडा चला गया था। उसके खिलाफ भारत में 7 केसेस दर्ज हैं। भारत के कानून से बचने के लिए कई गैंगस्टर कनाडा चले गए हैं। कनाडा में खालिस्तानियों और इन अपराधियों को पनाह मिल रही है और वे वहां भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। अब गैंग में आपसी दुश्मनी की निज्जर की हत्या हो गई तो जस्टिन ट्रूडो ने हत्या का इल्जाम भारत पर लगा दिया। अक्सर कई अपराधी भारत से भागकर कनाडा जाते हैं और यहां उन्हें पनाह मिल जाती है। भारतीय अधिकारी जब उनके निर्वासन की बात करते हैं तो कनाडा इनकार कर देता है। निज्जर को तो पहले कनाडा की नागरिकता ही नहीं मिल रही थी और अब जस्टिन ट्रूडो ने खुद उसे कनाडा का नागरिक बताया। हाल ही में कनाडा में शरण लेने वाले अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें सुखदुल सिंह का भी नाम शामिल था। खालिस्तानी आतंकियों की ओर गैंगस्टर को लेकर कनाडा का अब तक का
जो रवैया रहा है, माना जा रहा है कि सुक्खा की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ेंगे। कनाडा की इन हरकतों के जवाब में भारत ने भी उसके एक खुफिया अधिकारी को बाहर किया और अपने उन लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जो कनाडा जाने वाले हों। माना जा रहा है कि कनाडा के इस नए कदम का जवाब भी भारत की ओर से दिया जा सकता है। कनाडा के एक अखबार नेशनल पोस्ट ने विदेश मंत्रालय के हवाले से लिखा कि मौजूदा माहौल में हम राजनयिकों की सुरक्षा के लिहाज से ये एक्शन ले रहे हैं। कुछ राजनयिकों को तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां भी मिल रही हैं। फिलहाल हम भारत में मौजूद अपने स्टाफ की सुरक्षा का आकलन कर रहे हैं। कनाडाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने फिलहाल कनाडा में अपने स्टाफ की मौजूदगी को कम करने का फैसला किया है। कनाडा ने भारत में स्थित अपने उच्चायोग और कॉन्सुलेट्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की भी मांग की है। दिल्ली में उच्चायोग के अलावा चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु में कनाडा के कॉन्सुलेट दफ्तर हैं। कनाडा के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वियना संधि का पालन करते हुए भारत हमारे डिप्लोमेट्स को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगा। सिख कट्टरपंथी सिख फॉर जस्टिस ने हिंदू समुदाय के लोगों को कनाडा छोड़ने की धमकी दी है। इसके चलते वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों में चिंता और रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।